सारा बयान समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हम आपको बता दें कि मुंबई हो, दिल्ली हो या कोई भी शहर हो, तीन बुनियादी चीज़ें हैं, तीन मूलभूत चीज़ें हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर एक व्यक्ति तीनों से कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से जुड़ा हो, जैसे रोटी हो यानी मजदूरी, कपड़ा हो यानी गिरणी कामगारों से जुड़ा हुआ मसला हो, और मकान गृह निर्माण विभाग से जुड़ा हो, अगर एक कोई व्यक्ति उस विभाग से तीनों से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, मुंबई शहर के एकमात्र व्यक्ति सचिन अहिर, गृह निर्माण राज्य मंत्री हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सचिन जी आपका। मैंने इसमें कहा कि सारा प्रणाम। मैंने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान तीन चीजें आपसे जुड़ी हुई। जैसे आपने कहा, ये बहुत ठीक बात है कि तीन प्राथमिक जरूरतें जो हर एक इंसान को होती है, और एक हम कहते हैं कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो उसका हक है। जैसे कि वस्त्र के बारे में हमने बहुत बड़ी क्रांति की, आज उतने बड़े पैमाने के ऊपर उसकी दिक्कत हमको शहरी भागों में नहीं दिखती है। अन्न के बारे में भी हम देखते हैं कि अन्न हमारे पास पड़ा भी रहता है, लेकिन जो मकान है, जो जिसका निर्माण करने की इच्छा होने के बावजूद भी आज ज़मीनें कम होने के कारण एक बड़ी समस्या मुंबई जैसे शहर में निर्माण हो रही है। आपको पता होगा कि मुंबई जैसा शहर ये 7 बेटों से तैयार हुआ है, और आज इसके चारों तरफ पानी होने के कारण एक्सपांशन की जो हमको ज़रूरत है वो हम लोगों को देखने को नहीं मिलती है। हालांकि बड़े पैमाने के ऊपर सड़कों के माध्यम से हमने सैटेलाइट शहरें भी तैयार करने का काम किया, फिर न्यू मुंबई जैसा शहर बना, मीरा भाईंदर जैसे शहर बना, थाना जैसे शहर बना, फिर भी आज भी लोगों का एक सपना बन गया है कि मुंबई जैसे शहर में एक हक का घर मिले। और इसके लिए गृह निर्माण विभाग का एक मानस है कि आगे आने वाले 5 सालों में शहरी भागों में और ग्रामीण भागों में 5 लाख पक्के मकान, और जिसको हम कहते हैं कि लोगों को परवड़े, एफोर्डेबल हाउसिंग करने की इच्छा और मानसिकता राज्य शासन की है। मुंबई ऐसी जगह है जहां पर लोगों को एक अपने आशियाने की तलाश होती है, एक ऐसी सुविधा जिसे अपना घर, ये एक लोगों के मन में होता है कि ये हमारा घर है। वो हम सरकारी स्तर पर लोग अपनी अपनी कोशिशों से वो स्लम्स में बढ़ते चले गए, झुपड़पट्टियाँ बनी, जिस तरह से इसका विस्तार हुआ उस तरह से रहन सहन बढ़ नहीं पाया। वो कैसे सरकार उस स्तर पर किस तरह से निपट रही है? नहीं, उसमें बड़े पैमाने के ऊपर हम लोगों ने कुछ उपयोजना की है, जैसे कि FSI में बढ़ोतरी करने का काम किया गया। उसके पीछे का मकसद यही था कि ज़्यादा घरें उपलब्ध हो, और आपको पता होगा कि कोई भी जब तक ज़्यादा घर हम मकान नहीं करेंगे तो उसकी कीमतें कम नहीं होगी। आज आपने देखा होगा कि म्हाडा जब एक लॉटरी निकालती है 5,000 या 3,000 घरों के लिए, 10 लाख एप्लीकेशन हमारे सामने आते हैं। ये हो सकता है कि 1 लाख उसमें के लोग इन्वेस्टर हो सकते हैं, 1 लाख लोग उसमें अनएलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन बड़े पैमाने के ऊपर बाकी के जो लोगों को आज भी घर चाहिए और एफोर्डेबल हाउसिंग में चाहिए, ये सिद्ध हुआ है। इसलिए इसका बड़े पैमाने के ऊपर इसको उपलब्ध कैसे करना चाहिए, इसलिए हमने जॉइंट वेंचर की भूमिका लाई। मुंबई जैसे शहर में 16,000 इमारतें हैं जो पूरी खासत जो धोखादायक स्थिति में है, उसकी पूरी हालत ख़राब है, उसको पूरे रीडेवलपमेंट करना चाहिए। इसलिए 33(9) में बदलाव लाकर क्लस्टर डेवलपमेंट की पहली भूमिका हमने ली। म्हाडा के कॉलोनीज़ है जो 56 लेआउट्स है, उसमें जॉइंट वेंचर कर बड़े पैमाने के ऊपर प्रीमियम न देते हुए, प्रीमियम का पैसा न लेते हुए वहाँ हमको घरें कैसे मिले, और उसके बजाय पैसे न लेते हुए राज्य सरकार ने घर उपलब्ध कैसे करके दे, ये हमने करने की कोशिश की है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि समस्या है, लेकिन उसको कहाँ ना कहाँ उसको सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। इसीलिए उपनगरों में हमने TDR को कहाँ तो भी बाधित न करने के लिए या उसको अलग रखने के लिए भी FSI बढ़ाने का काम किया। हालांकि कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन किया कुछ टेक्निकल बातों को लेकर, लेकिन आगे आने वाले दिनों में उसके बारे में भी अध्यादेश लाने की परिस्थिति राज्य सरकार की है। ये जिस तरह से म्हाडा की लॉटरीज निकलती है, एक लोगों को एक उम्मीद बनती है कि भाई हमारा अपना घर हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के यहाँ से प्राइवेट जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं वहाँ पर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार के स्तर पर अगर ये कोशिश हो रही है तो वो मामला जैसा आपने कहा कि इतने लाखों लोगों के एप्लीकेशंस आते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो गैप है उसे तेजी से कैसे
किया जाए और साथ ही साथ पारदर्शिता भी बनी रहे, ये भी आप लोगों के लिए चैलेंज होता है। बड़ी चैलेंज है, क्योंकि इसके पहले ऐसा होता था कि कुछ दलाल लोग माड़ा के पूरे इस लॉटरी को ही विफल ठहराते थे। इसलिए हमने इसको कंप्यूटराइज किया और हाई कोर्ट्स के ऑब्जर्वेशन में रहकर इसको टोटल पारदर्शिता से लाने का काम किया और आज कुछ बड़े पैमाने के ऊपर इसके बारे में कोई शिकायतें आज हमारे पास नहीं है। इसका मतलब यह है कि भाई लोगों को, आम आदमी को जो भी कैटेगरी में वो फॉर्म भरे उनको उनका हक का घर मिले। लेकिन ये बात भी जैसे आपने कहा कि रास्त है कि आज उपलब्धता हमारे पास कम है और लोगों की डिमांड ज़्यादा हो गई है। और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि हमारा ये प्रयास है कि जैसे धारावी के जैसा रीडेवलपमेंट हो या अन्य जो रीडेवलपमेंट हो, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार के पर कैसे हम, या बीडी चाल का रीडेवलपमेंट हो, हमारे पास कैसे ज़्यादा हमारा शहर रहे, जिसके कारण कि हम एफोर्डेबल हाउसिंग मुंबई जैसे शहर में भी हम कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोस्टल जो रीडेवलपमेंट रुका था सीआरजेड के माध्यम से, कितनी सारी जूनी बिल्डिंगें, उनको सीआरजेड लगने के कारण वहाँ पे कोई रीडेवलपमेंट नहीं होता था। एसआरए की जो बिल्डिंग है वहाँ पे भी नहीं होता था। अभी जय रमेश जी ने केंद्र सरकार के माध्यम से उसको शिथिलता लाने का काम किया और आज ऐसी स्थिति है कि बड़े पैमाने के ऊपर ये रीडेवलपमेंट खुलने वाला है। और उसमें हमने ये एक शर्त रखी है कि 51% की भागीदारी ये राज्य सरकार की रहेगी और राज्य सरकार की ओर से एसपीपीएल जो हमारी जो कंपनी है वो आगे बढ़कर भाग लेगी, ताकि 51% का शेयर जो है हम आम आदमी के लिए इस पूरे शहर में हम निर्माण कर सकते हैं। और इसलिए ये कहना उचित होगा कि जैसे एक समुद्र के सामने हमारा घर हो, ऐसा एक जो सपना हम देखते थे, शायद हो सकता है कि सर्वसामान्य जो व्यक्ति है उसका पूरा करने की कोशिश इस रीडेवलपमेंट के माध्यम से होगी। सचिन जी, ये कुछ चीज़ें मकान से जुड़ी हुई, लोगों की उम्मीदें बढ़ी, अब लगातार आप लोग लॉटरीज वगैरह लेते आ रहे हैं। गिरनी कामगारों के लिए भी मामले हैं, अल्पसंख्यक समाज के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, शहीदों के लिए, तरह तरह की बातें हैं जो सरकार की तरफ से घोषणाएं हुई हैं। ये कितना हम पहुंचा पा रहे हैं, सचमुच में पहुंच रही है? नहीं, जरूर पहुंच रही है। जैसे आपको पता होगा कि आदरणीय पवार साहब जी ने एक नारा दिया था और कहा था कि अल्पसंख्यक समाज के लिए भी हमको इसमें आरक्षण करने की बात होनी चाहिए। और हमेशा ये होता है कि जब हम अल्पसंख्यक समाज कहते हैं तो हमारे सामने सिर्फ मुस्लिम समाज की बात आती है, जबकि अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज तो बड़े पैमाने पे है, उनको न्याय होना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में उसमें पारसी समाज है, ईसाई है, जो क्रिश्चियन है, उसके बावजूद भी जैन समाज भी बड़े पैमाने के ऊपर अल्पसंख्यक समाज में हमको देखने को मिलता है। तो ये सब घटकों के लिए भी हमने आरक्षण करने की बात हुई है और मुझे आपके माध्यम से बताते हुए खुशी है कि ये प्रस्ताव आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास चला गया है और कुछ ही दिनों में इस समाज के लोगों को न्याय मिलेगा। और ये मेरा प्रयत्न है कि आगे आने वाली लॉटरी में ही इसका अगर हम समावेश कर पाएँ, क्योंकि ये कैबिनेट में जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये उचित होगा ताकि उस समाज को हम डिप्रीव न कर पाएँ। एक कुछ आंकड़े होते हैं, 1.33 पहले 1 FSI, 1.33 FSI, 3 FSI और TDR, ये सारे आंकड़े मुंबई की आम जनता को समझ में नहीं आते। वो क्या चीज़ें हैं, इन आंकड़ों के फेर में न पड़ते हुए आम जुबान में अगर कहा जाए कि इस तरह से हम शहर का डेवलपमेंट कर रहे हैं, इस तरह से आपके लिए मकान उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इस तरह से हम बिल्डरों पर शिकंजा कस रहे हैं और इस तरह से हम आपको सहूलतें देने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार इसे आम जुबान में आम लोगों तक कैसे पहुंचा पाएगी? आम जुबान में यही बात है कि जब टीडीआर की बात होती है तो एक पूरा एक रैकेट हो गया था कि टीडीआर का एक सिंडिकेट हो गया था कि कैसे इसको इन्फ्लुएंसिंग करे और सबब में बड़े पैमाने के ऊपर टीडीआर का एक पूरी तरह से मिसयूज़ हो रहा था, ऐसा हमको दिखने लगा। इसीलिए हमने 0.5 FSI बढ़ाकर शहरी और उपनगरों के भागों में जो कमतरता थी उसको दूर करने की कोशिश की। जैसे मैंने कहा कि कोर्ट ने भले इसको स्ट्रक डाउन टेक्निकल ग्राउंड पे किया होगा, हम जल्दी उसके बारे में अधिसूचना लाकर उस चीज़ को भी निर्णायक दृष्टिकोण से लाने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि मुंबई शहर के निर्माण में विकासों का कभी बड़ा योगदान रहा है, हम ये नकार नहीं सकते, लेकिन आज जो विकास की जो हम कहते हैं कि जो लालच होनी चाहिए वो सीमित होनी चाहिए। आज ऐसा हो गया है कि मेजर प्रॉफिट्स कमाना और सामान्य लोगों को दुर्लक्षित करना, ये काम अब हम सहन नहीं करेंगे। इसीलिए हमने नया निर्णय लिया कि 4000 मीटर के ऊपर के जितने भी प्लॉट्स हो, जो जिसको कल कोर्ट ने कुछ कहा है, और उसमें हमने ये कोशिश की है कि EWS और LIG के लोगों को भी उसमें 20% आरक्षण करें,
और आरक्षण रखने के बाद हमारी ये इच्छा नहीं है LIG और EAWS के माध्यम से उस पर हम डेवलपर्स को भी फ़ायदा देने की बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक जैसे मैंने कहा कि बड़े पैमाने के ऊपर हमको ये देखने मिलता है कि मेजर फ़ायदा ये डेवलपर लेकर जाने की कोशिश करता है और वो रोकने की स्थिति करने के लिए हम जल्द से जल्द नियम प्राधिकरण हम ला रहे, जिसके तहत जिन्होंने अच्छा काम किया उनको पूरी हम ताकत देंगे, लेकिन जिन्होंने इस कायदे का मिसयूज़ किया या उसका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की, आज ऐसा हो गया है उसके ऊपर हम कार्रवाई की भी बात कर रहे हैं। आज ऐसा भी हमको देखने को मिला है कि ग्राहक किसके पास जाएं, अगर कोई तकरार है तो किसके पास जाकर अपनी बात रख सकता है, ये आज उसको पता नहीं है। इसीलिए हमने निर्णय लिया कि ऐसे लिए ही हम नियम प्राधिकरण करें, जिसमें एक रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक बोर्ड बने, एक काउंसिल बने, उसको जुडिशरी पावर रहे, ताकि अपनी ग्राहक की शिकायतें अगर डेवलपर के बारे में हो, कल हो सकता है कि डेवलपर को भी ग्राहक की अगर शिकायतें हो तो उस फोरम में जा सकता है, उसमें निर्णय हो सकता है और उसको चैलेंज करने का अधिकार ये सिर्फ हाई कोर्ट में हो सकता है, वो निर्णय उनको बंधनकारक रहेगा। तो ये नियम प्राधिकरण भी लाने का काम हो सकता है इस सत्र में नहीं, लेकिन अगले सत्र में भी लाने की कोशिश हम कर रहे हैं।